मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए सरकार सख्त रुख अपना रही है और इसी कड़ी में सरकार ने पराली जलाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा दिया है, जिसमें अब 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 2 एकड़ से कम जमीन पर जुर्माना 5,000 होगा, जबकि 2 से 5 एकड़ के बीच जमीन पर जुर्माने की रकम 10,000 होगी। आपको बता दें कि पिछले महीने के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि दुगनी कर दी थी। जहां हरियाणा पंजाब में इस समय बड़ी संख्या में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रभाव पास के राज्यों में भी पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा को इसका कारण बता रही है। एमवीए के 5 दावों की घोषणा के बाद शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे वचननामा नाम दिया गया है। वहीं इस दौरान उद्धव ने कहा कि एमवीए की सार्वजनिक बैठक सफल रही है। किसे वोट देना है और क्यों, किस विचारधारा को वोट देना है, ये भी महत्वपूर्ण है। हमने बुधवार की एमवीए की 5 गारंटियों के बारे में बताया था। आज हम अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने जो 5 गारंटी बताई थी, उनमें हम कुछ और योजनाएं इस घोषणा पत्र में जोड़ रहे हैं। हम जल्द ही एमवीए का विस्तृत घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान उद्धव ने आगे कहा कि धारावी के जरिए पूरी मुंबई को निगलने की योजना है। हमें इस साजिश को रोकना है। वहीं मुंबई में हजारों एकड़ जमीन एक बिजनेसमैन को दे दी गई है। वहीं हमारी सरकार आने के बाद हम ये टेंडर रद्द कर देंगे। हम धारावी में एक नया वित्त केंद्र बनाएंगे, जहां हम महाराष्ट्र के बेटों के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हम लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हम केवल वही वादा करते हैं जो हम कर सकते हैं और पिछली सरकार में जो वादे हमने किए थे उसे निभाया भी था। आज भी हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। बता दें कि बीते दिन महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपए देने और राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया है। साथ ही कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये धक्का मुक्की जिस समय हुई उस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सदन में मौजूद थे। सदन में हंगामे को बढ़ता देकर कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं बता दें कि सदन में हंगामे की शुरुआत बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाने के बाद हुई। इस बैनर को दिखाए जाने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया, जहां इसके बाद दोनों ही पक्षों के विधायक अपनी अपनी सीट से उठकर वेल में चले गए। इस दौरान दोनों तरफ से विधायकों के बीच जमकर खींचतान हुई, जिसमें कुछ विधायकों ने एक दूसरे पर मुक्के भी चलाए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मार्शल्स को सदन के बीच में आना पड़ा, जहां हंगामे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कह रहे थे कि हमें हमारा हक दीजिए, 370 को दोबारा बहाल किया जाए। वहीं बीजेपी के विधायक अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करते रहे। उनकी मांग थी कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव वापस लिया जाए। इसी हंगामे के बीच सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया, लेकिन जब शुरू हुआ तो फिर हंगामा होने लगा, जिसके बाद मार्शल विधायकों को बाहर करते नजर आए। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीते दिन
अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद से बीजेपी प्रस्ताव वापसी के लिए राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है, जैसी कड़ी में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कल इंडी गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत की है। कल इंडी गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसके तहत वे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते दिख रहे हैं। आज मैं इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो सबको स्वीकार हैं, उसका अपमान और अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस एनसी को किसने दिया है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस एनसी सरकार खड़ी होगी? दलितों और पिछड़े समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस एनसी सरकार खड़ी होगी? कल का प्रस्ताव उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के रणनीतिक समर्थन को दर्शाता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय तोड़ने का सबूत दे रही है। मैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 कभी पुनर्स्थापित नहीं होगा। भारत को विभाजित करने का उनका प्रयास सफल नहीं होगा। संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडी अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडी अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन बुधवार को व्रतियों ने गंगा के पावन तट पर श्रद्धा एवं आस्था के साथ स्नान एवं खरना किया। इस दौरान काफी संख्या में व्रतियों ने अपने घरों में भी खरना किया, जिसके बाद आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रती पहला अर्घ्य प्रदान करेंगे। इसके बाद कल यानी शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को छठ का दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व समाप्त हो जाएगा। बता दें कि छठ महापर्व को लेकर बिहार के साथ देश के कई राज्यों में नदी, सरोवर सहित तालाबों के किनारे भव्य तैयारियां की गई हैं, जहां छठ व्रतियों ने दिन भर उपवास करने के बाद शाम को स्नान किया।
व्रतियों के आने के सिलसिला दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था। बता दें कि छठ पर्व के आज तीसरा दिन है। वहीं नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया के विधिवत पूजा की जाती है। फिर शाम के समय अस्त होते ही सूर्य और अर्घ देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। वहीं छठ पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए लिखा कि छठ पूजा के पावन त्योहार की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। इस महापर्व पर हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तथा प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रकृति के दैवी स्वरूप की यह पूजा हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करती है। मेरी प्रार्थना है कि यह पूजा हमारे राष्ट्र में सुख, शांति, समृद्धि का संचार करे। जबकि सीएम योगी ने सभी देशवासियों को छठ की बधाई देते हुए कहा कि जिसमें सीएम योगी ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेश के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। बता दें कि आस्था के महापर्व की केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी है। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय। आईआईटी दिल्ली देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बन गया है। जालंधर में बुधवार को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे को पछाड़कर आईआईटी दिल्ली देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान हासिल किया है। वहीं आईआईटी बॉम्बे 8 पायदान की गिरावट के साथ 48वें पायदान पर रहा, जहां इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। डीयू को इस बार 81वीं रैंक हासिल हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह 94वें पायदान पर था। इस पर क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा कि भारत की बढ़ती शैक्षणिक शक्ति, उल्लेखनीय अनुसंधान आउटपुट और पीएचडी प्रशिक्षित संकाय की असाधारण संख्या के जरिए साफ दिखाई देता है। वहीं यह भारतीय विश्वविद्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थानों के लिए एक मानक स्थापित करती है। आईआईटी दिल्ली ने 8 मानकों पर बेहतरीन काम करते हुए इस बार 44वीं रैंक हासिल की है, जहां पीएचडी धारक शिक्षकों ने इस बार रैंकिंग बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। खबर यमुनानगर से है, जहां कॉल सेंटरों में काम करने वाली एक महिला ने फर्जी आईडी के तौर पर एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। हालांकि यह सिलसिला अभी और चलता, लेकिन शक होते ही महिला की पोल खुल गई और साइबर पुलिस ने उसे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पति पत्नी लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कई लोगों को चपत लगा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इनको कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पत्नी परविंदर कौर दिल्ली के एक कॉल सेंटर पर काम करती थी और फिर गुरप्रीत से शादी होने के बाद वह यमुनानगर में आ गई। यहां आने पर दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। शिवानी की आईडी से बिहार निवासी एक युवक को इन लोगों ने अपना शिकार बनाया और उससे 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। इन्होंने डीपी पर किसी दूसरी लड़की की फोटो लगाकर पीड़ित को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बाद में उससे पैसे की ठगी शुरू कर दी। पीड़ित को शक होने पर उसने इस मामले की सूचना यमुनानगर के एसपी को दी, जिसके बाद मामला साइबर पुलिस के पास पहुंचा और दोनों पति पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साइबर पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने आरोपियों का कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि इनसे पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग आईडी से कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनकी पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा।
हमारे यहाँ 927 नंबर मुकदमा दर्ज है सिटी यमुनानगर में। तो हमें मार्क किया गया कि उसको ट्रेस करना है। तो उसमें हमें जो ट्रेस करते करते पता लगा कि यहाँ के यमुनानगर के ही परमिंदर कौर लेडीज़ और गुरप्रीत उसके हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व थे। इनकी जो कार्यशैली थी वो थी कि एक बीगो ऐप है, उसमें अपनी फर्जी नाम से उन्हें आईडी बनाई और बिहार के एक लड़के को उसको फ्रेंड बनाया। फ्रेंड बना के आगे 2 आईडी और बनाई, जिया और शिवानी के नाम से, कि वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड को, जिया को उसने बीमार दिखाया कि बीमार है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो पहले 5 लाख रुपए लिए, फिर शिवानी की डेथ दिखा दी कि शिवानी की डेथ हो गई है। उसके नाम पे उन्होंने उसकी वसीयत दिखाई कि उसकी वसीयत जो है वो जिया के और बिहार के लड़का जिसका ठगी हुई है उनके नाम कर दी। बट उसको क्लियर करने के लिए 20 लाख रुपए और चाहिए। तो उन्होंने 20 लाख रुपए और ऐटे और उससे फ्रेंडशिप रखी। बाद में वो पैसा इन्होंने अपनी उससे कुछ प्रॉपर्टी और कुछ और चीज़ें ली हैं, वो मार्जिन से रिकवर करेंगे। सर इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका हमने जांच की, तो जांच में उसकी जो आईडी का वेरीफाई करके सारी आईपी वगैरह ली और वहाँ तक पहुँचे। ये बीगो ऐप के थ्रू टच में आया है और इससे फ्रेंडशिप फर्जी नाम से अपना आईडी बना के और उसमें रिलेशन। एहसास कब हुआ कि इसको कि ये ठगा जब गया? वो 25 लाख तक दे चुका था, उसके बाद उसको पता लगे कि पैसे जा चुके हैं अच्छे खासे, और उसके बाद 2 और डिमांड की गई उससे पैसे की, उसने देने से मना करा। ना ही उसने कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करें या मेरे साथ एक बार शेयर करें, फोटो शेयर करें, उसने नहीं करी। हमारे यहाँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार। नमस्कार।